हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी हैं। हाँ बताओ बच्चों, देखिए ये अपना दूसरा केस चल रहा था किसमें, आवेशों के संतुलन की या साम्य अवस्था का केस। फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया कि जब से समान परिमाण के और समान प्रकृति के दो आवेश रखे होते हैं तो तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए और उसका परिमाण क्या होना चाहिए जिससे वह संतुलन या साम्य अवस्था में हो। तो उसके परिमाण अनंत हो सकते हैं, उसकी प्रकृति भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन सदैव उसे कहाँ रखा जाना चाहिए, दोनों आवेशों के बीच में रखा जाना चाहिए। दूसरा केस यहाँ पर क्या है, यदि दोनों आवेशों के परिमाण अलग अलग है और प्रकृति समान है। ये दूसरा केस क्या है, परिमाण असमान, परिमाण असमान वह प्रकृति समान हो, वह प्रकृति समान हो। जो भी हमने दो आवेश लिए हैं उनका परिमाण तो असमान है लेकिन प्रकृति कैसी है, समान है। दोनों धनावेशित है या दोनों ऋणावेशित है। तो तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाना चाहिए, क्वेश्चन है अपने पास में, तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाना चाहिए। तीसरा आवेश में कैपिटल क्यू यहाँ रख लेता हूँ, और वो भी कहाँ से, छोटे वाले परिमाण वाले आवेश से x दूरी पर, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं P पॉइंट। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था। बच्चों अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला बनाने वाला हूँ मैं, और जनरल फॉर्मूले को समझना है। यहाँ पे माना, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि माना तीसरे आवेश को Q1 से मतलब छोटे वाले आवेश से ले रहा हूं मैं, और ये फॉर्मूला छोटे वाले से याद करना है। Q1 से x दूरी पर रखा जाता है, x दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। तो देखो बच्चों अब क्या होना चाहिए, सर ये प्लस वाला, अगर ये प्लस का है इसमें भी दो ही वाला केस आ गया, ये चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, दोनों बल अभी भी कैसे लगेंगे, ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। सिंपल सा केस है सर, चाहे ये धनात्मक लाके रोको चाहे ऋणात्मक लाके रोको। और अगर ये माइनस होगा तो सर ये प्लस वाला इसको आकर्षित करेगा और ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो प्रकृति यहाँ पर भी धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे प्रकृति क्या हो सकती है, धनात्मक या ऋणात्मक कुछ ही हो सकती है। लेकिन परिमाण यहाँ पे देखें तो वो कुछ भी, यहाँ परिमाण से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन वो दूरी पूछता है कि किस दूरी पर रखा जाए कि उस पर कुल परिणामी बल का मान 0 आ जाए। तो बच्चों देखो यहाँ से x कर लिया और टोटल दूरी आपको दी हुई है कितनी, मान लो r दूरी दी हुई है। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी सर, ये वाली दूरी हो जाएगी अपने पास में r माइनस एक्स। इसका मतलब सर एक बल F1 है और एक बल F2 है। तो शून्य परिणामी के लिए क्या होना चाहिए, शून्य परिणामी बल के लिए, शून्य परिणामी बल के लिए ये जो दोनों बल है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों का परिणामी कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब सर यहाँ साफ ही आपने बोल दिया कि F1 वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का F2 वेक्टर। देखो दिशा तो अपने आप ही निकल के आ गई यहाँ पे। ये बार बार तभी कहता हूँ मैं, आप सदिश रूप में लिखो या नहीं लिखो, आप केवल परिमाण से क्या करो, बस खाली ये जो सदिश निरूपण है तो आपको एक आईडी देता है कि हाँ दोनों विपरीत दिशा में है सर, बिल्कुल दोनों विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जब दो सदिश परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं तभी उनका परिणामी 0 आता है। तो सर बिल्कुल आपने सही लिखा है, तो परिमाण बराबर होना चाहिए, इसका मतलब माइनस का मतलब तो केवल दिशा उल्टी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले F1 कैलकुलेट कर लेता हूँ। F1 बच्चों आपका इस बड़े वाले आवेश के कारण बल है मान लो, तो वो कितना आ रहा है सर, Q2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय दूरी कितनी है, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, बिल्कुल ये बड़े वाले आवेश के कारण बल आ गया। छोटे वाले आवेश के कारण बल कितना आ रहा है बताओ, देखिए F2 है बाहर की तरफ, चलो आप F2 भी कैलकुलेट कर लो। वो कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है K, यह आवेश क्या है Q1, यह आवेश क्या है कैपिटल Q, और दूरी कितनी ली थी आपने सर, x² दूरी ली थी, बिल्कुल x² दूरी ली है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सर दोनों बल बराबर होने चाहिए, आपने ही तो कहा है। हाँ बिल्कुल मैंने कहा ये ऐसा ही होगा तभी परिणामी बल 0 आएगा। तो दोनों बलों को बराबर कर लो, अतः
F1 बराबर F2 से, ये ऊपर हम लिख चुके हैं भाई F1 F2 बराबर क्यों होनी चाहिए, शून्य परिणामी के लिए। जब बल का मान, परिणामी बल का मान 0 होगा तो दोनों बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होने चाहिए। दोनों को बराबर करो, देखिए क्या आ रहा है सर, KQ1 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आया, और एक जगह आपने क्या लिखा सर, KQ2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया। क्या क्या कट रहा है बच्चों बता देखिए सर, K से K कैंसिल, सर Q से Q कैंसिल हो गया। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल सर यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ रहा है सर, यहाँ से आ रहा है Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर से क्या आ रहा है आपका Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब बाकी क्या करें, बाकी पोर्शन देखो यहाँ पे सर, आप लिखो यहाँ पे Q2 बाई Q1। ठीक है, बड़े वाले आवेश में छोटे वाले आवेश का भाग दे दिया, तो फिर उधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा। सर बिल्कुल आएगा। दोनों तरफ क्या ले लो, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, और जैसे हम वर्गमूल लेते तो क्या आ रहा है सर, R माइनस एक्स बटे एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। सर प्लस माइनस तो आता ही है वर्गमूल के अंदर, दो मान होते हैं। बिल्कुल सर, दो मान है, x से डिवाइड करो इधर, सर ये आ रहा है R बाई एक्स, ये हो गया -1, और इधर क्या आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में आएगा। +1 को उधर भेज दो, देखिए सर R बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1। ठीक है सर, अब क्या करें, उल्टा करो, रेसिप्रोकल करो, देखिए व्युत्क्रम करो, तो सर व्युत्क्रम करने पे अपने पास में आ रहा है x बटे R बराबर 1/1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 आ गया। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल ठीक सर, यहाँ तक आ गया। तो R इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ, देखिए सॉरी x इक्वल टू आ रहा है R डिवाइड 1 प्लस माइनस अंडर रूट Q2 बाई Q1। ये हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ गया है। अब यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब है वो देखो बच्चों, यहाँ पे ये एक जनरल फॉर्मूला मैंने कैलकुलेट किया है। अब इस फॉर्मूले का मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है सर, एक बार यहाँ प्लस भी आ सकता है, एक बार यहाँ माइनस भी आ सकता है, मतलब x के दो मान मिलेंगे। ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल बच्चों। यहाँ पर मैंने Q1 Q2 का कोई मान, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति नहीं दर्शाई है कि Q1 Q2 क्या है। Q1 Q2 विपरीत प्रकृति की भी हो सकते हैं, समान प्रकृति की भी हो सकते हैं। तो वही ये केस करना चाह रहे हैं कि x के दो मान कैसे मिल सकते हैं। एक बात सोचो, अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो फिक्स है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में या कहीं बीच में कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, तीसरे आवेश को रखेंगे। तो ये वाला केस तो इसके लिए है, जब दोनों आवेश समान परिमाण, समान प्रकृति के हो तो हमेशा यहाँ प्लस साइन लेना है। अगर सिर्फ दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो जाए तो क्या ये आवेश यहाँ रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। आप खुद चेक कर लो। अगर ये प्लस का है तो ये प्लस वाला, मान लो ये भी प्लस का है, ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये माइनस वाला इस वाले को आकर्षित करेगा। दोनों बल एक ही दिशा में हो जाएंगे, और जब दोनों बल एक ही दिशा में हो जाएंगे तो परिणामी बल 0 नहीं आएगा। तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे पूरे को समझाता हूँ मैं कैसे करना है अपने को। देखो हमारे पास में ये क्या फॉर्मूला है, डायग्राम एक बार वापस बना लेते हैं। देखो यहां क्या था, प्लस का Q1 था, यहां पे क्या था, प्लस का Q2 था। दोनों माइनस में भी हो सकते हैं, समान प्रकृति का मतलब दोनों प्लस में होने चाहिए, दोनों माइनस में होने चाहिए, ठीक है। और एक तीसरे आवेश को कैपिटल Q को आपने यहां रखा P बिंदु पे, कहां से, x दूरी पे रखा, ठीक है। और ये दूरी कितनी है अपने पास में, r माइनस एक्स है। माना कि टोटल दूरी r दी हुई है आपको, ये टोटल दूरी r दी हुई थी आपको, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या कहा है, Q2 का जो परिमाण है वो Q1 से बड़ा है। मतलब फॉर्मूला जो दूरी है ना, मैंने छोटे वाले आवेश से ली है, पहली बात ये ध्यान रख ली है। उस फॉर्मूले में Q2 अपॉन Q1 लिखा ना, Q1 जो है वो हमेशा छोटा आवेश है, कम परिमाण का। अब मैंने यहाँ पे केस क्या देखा, दोनों समान प्रकृति है। तो बच्चों देखो इस पे बल किधर लगा, सर एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा।
लेकिन मैंने क्या कहा, अब इस बार समझना, मान लो ये प्लस का है Q1 और मान लो ये माइनस का है Q2। सर ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन माइनस वाला क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। दोनों बल बच्चों एक दिशा में आगे, क्या इस आवेश Q पे परिणामी बल जीरो हो सकता है क्या? सर कहाँ से जीरो होगा, दोनों बल तो जुड़ गए। तो यही केस कहना चाह रहा हूँ, अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो क्या केस आएगा अपने पास में। देखो दोनों आवेश अगर हमारे पास में विपरीत प्रकृति के होंगे तो सर वो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बना है वो तो बिल्कुल सही है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि वापस एक बार डायग्राम बनाना हूँ। ये तो मान लो बच्चों ये तो Q1 का है, Q1 है, और ये मान लो आपका माइनस Q2 है। तो अब इस बार देखो, इस बार जो बिंदु आएगा जहां पर तीसरे आवेश को अपने को रखना है, वो बिंदु बच्चों ध्यान रखना दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर मिलेगा। अभी चेक करके बताता हूँ आपको बाहर कैसे मिलेगा। देखो किसी बच्चे ने बोला कि सर P बिंदु को इस बार यहाँ रख लो, Q को यहाँ रख दो, ठीक है भाई यहाँ रख देते हैं। और किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर P बिंदु को यहाँ, कैपिटल Q को यहाँ रखो। अंदर तो चेक कर लिया, अंदर तो परिणामी जीरो हो ही नहीं सकता उस आवेश पे। अब बाहर रख के देख लेते हैं। ये माइनस Q वाला इस प्लस को आकर्षित करेगा, ठीक है। ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ हम सब केसों में Q को मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर भी सर ये प्लस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये माइनस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। देखो बच्चों दोनों ही केस में ना सर बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो सर क्या दोनों तरफ रख सकते हैं क्या? नहीं, अभी परिमाण भी चेक करना है बच्चों, दिशाएं तो पता लग गई, क्या ये F1 F2 बराबर है क्या? अब उसको चेक करो। देखो हम यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखते हैं सर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दूरी का स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ दूरी का स्क्वायर। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी बनाना, सर बड़ा आवेश है, दूरी छोटी है, बड़ा आवेश है तो गुणनफल तो बड़ा आ गया और दूरी कम हो गई, बल का मान और बढ़ गया, कम का भाग देते हैं बल बढ़ता है। सर कम परिमाण का आवेश है तो ऊपर गुणा तो कम आएगा, ये 3 है वो मान लो 10 है, ये 20 है वो 10 है, तो ऊपर देखो गुणा तो ज्यादा हो ही रहा है, इसके लिए गुणा ऊपर कम हो रहा है, लेकिन दूरी क्या हो रही है, नीचे बढ़ रही है। सर जो आपका बल ना और कम हो गया। इसका मतलब हम अगर इधर आते हैं, कम परिमाण का आवेश तो दूरी भी कम, सर K कैपिटल Q Q1 बटे कम दूरी का स्क्वायर। ढंग समझना यहाँ पे, देखो कम दूरी का स्क्वायर, ये तो हो गया मान लो F1। F2 कैसे कैलकुलेट करें, उस वाले आवेश के कारण। सर यहाँ रहा K Q Q2, सर ये भी मान कम था, Q1 Q2 का मान ज़्यादा है गुणा करने पे, ये गुणा करने पे कम आएगा, ये गुणा करने पे ज़्यादा है। क्यों आएगा, क्योंकि वो उस आवेश का परिमाण इस Q2 का परिमाण ज़्यादा है, और दूरी भी क्या हो गई, ज़्यादा का स्क्वायर, ज़्यादा दूरी का स्क्वायर। सर दूरी भी बढ़ गई और गुणा भी ऊपर बढ़ गया, तो ज़्यादा में ज़्यादा का भाग देंगे तो मैंने कह दिया कि मान लो x आएगा, इधर भी x आ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी अपने को पहचाननी पड़ेगी कि सर वो कहाँ पर आएगा दोनों बराबर। तो अब यहाँ से क्या हिंट मिला कि सर अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं और उनका परिमाण भी अलग अलग है, दो आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं उनका परिमाण भी अलग अलग है, तो तीसरे आवेश को सदैव उनको मिलाने वाली रेखा के बाहर की तरफ और छोटे वाले आवेश की तरफ रखा जाएगा। ये फिक्स, अब देख लो पॉइंट। बड़े वाले आवेश की तरफ क्यों नहीं रख सकते, मैंने हिंट दे दिया, क्योंकि बड़े वाले आवेश की तरफ कभी भी संतुलन की स्थिति बनेगी नहीं, दोनों बल परिमाण में बराबर हो ही नहीं सकते। इधर केस खत्म। इसका मतलब उस फॉर्मूले में मैंने खुद ही कहा था x एक तो इधर मिलेगा, एक x इधर भी मिल सकता है, और वो इस वाले केस में मिल रहा है। अब समझ में आ रहा है उस न्यूमेरिकल में सर प्लस माइनस क्यों आया उस फॉर्मूले में। तो यहाँ पे नोट में हम क्या लिखेंगे, यदि दो असमान परिमाण, यदि दो असमान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति आवेश, तथा विपरीत प्रकृति के आवेश हो तो तीसरे आवेश को तीसरे
आवेश को उसकी साम्य अवस्था के लिए, उसकी साम्य अवस्था के लिए उसे कम परिमाण का मतलब क्या, छोटे आवेश, छोटे परिमाण, केवल परिमाण देखना, प्लस साइन नहीं देखना आपको, सर ये प्लस का है या ये माइनस का है, ये भी माइनस का हो सकता है, लेकिन इसका परिमाण कम होना चाहिए बस आपको, और रखना उधर ही है। कई बच्चा ऐसे गलती कर दे, सर ये तो माइनस का है तो ये छोटा होता है, नहीं, मैं यहाँ केवल परिमाण की बात कर रहा हूँ, वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों आवेशों में से परिमाण देख लेना आप, सर ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 5 है, अभी भी यही छोटा है परिमाण में। ये माइनस का 30 है, ये 2 है, अभी भी ये छोटा है परिमाण में। ये माइनस का 10 है, ये आपका 20 है, परिमाण में अभी भी ये छोटा है। कुछ भी आप लिख लो, सर ये माइनस का 3 है, वो माइनस का 4 है, अभी भी परिमाण में ये छोटा है। केवल आपको प्लस मान देखना, केवल परिमाण देखना है। उसे कम परिमाण वाले आवेश की तरफ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की बाहर की तरफ दोनों आवेशों को मिलाने वाली बाहर की तरफ आवेश की तरफ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की तरफ है रखा जाना चाहिए, बाहर की तरफ रखा जाना चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहले तो जो फॉर्मूला लिखा था वो याद कर लो एक बार नॉर्मल सा, बाकी तो उस फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप याद करो चाहे मत करो। x = r डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस रूट बड़े वाले आवेश का परिमाण डिवाइडेड बाई छोटे वाले आवेश का परिमाण। डायरेक्ट आपको आंसर ने से फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा, और नॉर्मल जो कैलकुलेशन अपन ने पढ़ी कि सब तरीका तो याद होगी। अब समान असमान परिमाण और विपरीत प्रकृति के तो हमेशा छोटे वाला जो आवेश है उसके परिमाण की तरफ और बाहर की तरफ रखना है, और यदि समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हैं तो कोई केस बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि सर अगर ये दोनों समान परिमाण को और विपरीत प्रकृति को तो बच्चों ऐसा केस बन ही नहीं सकता जहां पर आवेश स्थिर अवस्था मिलेगा। रख के देख लो सही आप। कोई बच्चा बोले सर बीच में रख दो, भाई बीच में रखो तब भी दोनों एक ही दिशा में लग जाएंगे। बाहर रखोगे तो दोनों बल परिमाण में बराबर हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाण कैसा है, बराबर है, इसलिए वो वाला केस नहीं बनेगा। चलो इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। आपको बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है, +4 माइक्रोकुलाम तथा -9 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर निर्वात में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए, क्वेश्चन में से आएगा उनको मिलाने में रेखा की किस बिंदु पर रखा जाए ना, या कहाँ रखा जाए, तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो, बताओ बच्चों देख कहाँ रखा जाना चाहिए। पहले डायग्राम बनाओ और इसको समझना पड़ेगा अब आपको कि सर कैसा डायग्राम और कौन सा केस है।
इस डायग्राम में मैंने कहा था हमेशा यहाँ तो कम परिमाण का आवेश लिखना। कम परिमाण का आवेश कौन सा है? 4 माइक्रोकूलम, और ये है हमारे पास में माइनस का 9 माइक्रोकूलम। यहाँ बिंदु ए दे दो, यहाँ बिंदु बी दे दो। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको, और दूसरा अपने को तरीके से करना है। सर दोनों आवेशों का परिमाण अलग अलग है बिल्कुल, और प्रकृति भी कैसी है? विपरीत है। तो तीसरे आवेश को सदैव इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की तरफ और छोटे वाले आवेश की तरफ रखा जाएगा। सीधी सी बात है सर, यहाँ की तरफ रखना है, इस तरफ, यहाँ पर, और ये दूरी आपको x ज्ञात करनी है। ये दूरी, ये कैपिटल Q हो गया। बस ये आपको कैलकुलेट करना है कि भाई ये दूरी x कितनी आएगी। तो एक तो देखो सबसे पहले भी फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था, x बराबर r/1 प्लस माइनस √Q2/Q1। यहाँ पे बच्चों इस फॉर्मूले में आपको माइनस साइन लेना है। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो वहाँ प्लस साइन लेना है, और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो तो वहाँ माइनस साइन लेना है। अब Q1 Q2 दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जैसे माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर सर r का मान तो 10 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस √Q2 का मान कितना है? 9 माइक्रोकूलम। केवल परिमाण लेना है, 9 माइक्रोकूलम, और Q1 कितना है? 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। और 9/4 का मतलब कितना हो गया? अंडरूट में से 9 का अंडरूट 3 और 4 का अंडरूट 2, तो कितना आ रहा है बताओ। देखिए सर 10/1 माइनस 3/2 आ रहा है, ठीक है। 1 में से 3/2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 1/2, बिल्कुल सर माइनस का 1/2 आ रहा है, माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 आ गया तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है बच्चों? ये माइनस में, ये माइनस ये नहीं है, अपन ने जो फॉर्मूला बनाया तब x इधर था इस तरफ, इस माइनस का मतलब है कि x बराबर 20 सेंटीमीटर इधर है। इस फॉर्मूले का मतलब है कि 4 माइक्रोकूलम से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो छोटे बड़े वाले आवेश से कितना हो जाएगा, मतलब बड़े परिमाण वाले से 20 + 10 30 सेंटीमीटर दूरी पर। दोनों से दूरी याद रखनी है, छोटे वाले से तो 20 सेंटीमीटर और बड़े वाले से मतलब अधिक परिमाण वाले से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए, जिससे वहाँ आवेश संतुलन की अवस्था में रहेगा, ठीक है। अब इसको हम तरीके से करते हैं, ये तो सर हमने फॉर्मूले से किया। अब हम जो बोर्ड में करते हैं वो किस तरह से करेंगे, तो बोर्ड में एक तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अतः तीसरे आवेश को कम परिमाण वाले आवेश की तरफ बाहर की तरफ रखा जाना चाहिए या रखा जाएगा। तो देखो इस प्लस वाले कारण बल लगा देना आप यहाँ पे, इसका नाम आ गया सर F1, और उस माइनस वाले कारण कितना आ जाएगा? F2 लेंगे। वैसे वो लिखना पड़ेगा कि सर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अतः तीसरे आवेश को उन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की तरफ और कम परिमाण वाले आवेश की तरफ रखा जाएगा या रखा जाना चाहिए। तो जिससे F1 F2, अब यहाँ से F1 कैलकुलेट करो। देखिए F1 किसकी वजह से है? इस धनात्मक वाले के, तो क्या आ जाएगा? K, ये हो गया कैपिटल Q, और ये हो गया आपका 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम कूलम में कन्वर्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितनी लिया आपने? x², ठीक है सर आपने कर दिया, ये पहली समीकरण हो गई। F2 बराबर क्या आएगा सर? F2 बराबर जाएगा K, दोनों आवेशों के बीच बल देखो Q, केवल परिमाण लेना है, माइनस साइन नहीं लेना। कूलम के लिए मैंने कहा था कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती है, माइनस साइन मत रख देना है बच्चों। दूरी कितनी है? दूरी हो जाएगी सर, ये हमारे पास में टोटल r है, तो बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी? r + x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर r + x का होल स्क्वायर हमें नजर आ रही है, ये टोटल दूरी। अब ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए सर? बिल्कुल बराबर होने चाहिए, तभी तो संतुलन की अवस्था मिलेगी भाई। इसके कारण बल F1 लगा, उसके कारण बल F2 लगा, अतः संतुलन की स्थिति के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। अतः साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए क्या आएगा सर? F1 बराबर क्या होना चाहिए? F2 होना चाहिए। तो दोनों को बराबर करो। देखिए सर KQ
इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आ रहा है के क्यू इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। देखो के क्यू से के क्यू कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, आर प्लस एक्स को इधर ले आओ या एक्स स्क्वायर को उधर ले जाओ। सर आर प्लस एक्स बटे एक्स दोनों का क्या आ गया कॉमन है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर क्रॉस गुणा कर रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर इधर आ गया, एक्स स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर तो कॉमन कर दिया। 9 के नीचे क्या चला गया आपका 4 चला गया। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। सर जैसे हम यहाँ वर्गमूल लेते हैं तो क्या आएगा आर प्लस एक्स बटे एक्स बराबर 3/2। सर यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया भाई, यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाएंगे, अपने को तो पता है कि एक्स इधर ही आएगा। अभी भी कोई बच्चा बोले सर प्लस माइनस तो लगा लो, तो भी एक्स कहना, ये जो कहना चाह रहे हैं कि एक्स के 2 मान हो सकते हैं, एक्स या तो उधर मिल सकता है या बाहर की तरफ मिल सकता है। अपने को तो पता है कि बाहर की तरफ ही लेना है तो हमेशा प्लस साइन ही लेना है। जब अपने को पता है कि अंदर आएगा तो भी प्लस साइन ही लेना है। जब आपको पता है कि एक ही मान मिलेगा तो एक ही मान लेके चलना है आपको। और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 2r प्लस 2x और इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 3x। देखो 2x को उधर लेके जाओ, 3x में से घटाओ तो कितना आएगा सर x, और x बराबर कितना आ गया 2 इंटू आर, और 2 इंटू आर कितना हो गया सर 2 इंटू 10 बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। देखो अभी भी 20 सेंटीमीटर ही आ रहा है। माइनस साइन क्यों नहीं आया, क्योंकि अपने को तो पता है कि ऑलरेडी इधर ही मिलेगा। उस माइनस साइन का मतलब तो क्या था सर, जब आपने फॉर्मूला बनाया था तब x अंदर की तरफ था, लेकिन इस वाले केस में x माइनस में है इसलिए वो माइनस में लिखा है, बाकी है तो वही 20 सेंटीमीटर बाहर की तरफ, x बराबर 20 सेंटीमीटर बाहर की तरफ। और फाइनल आंसर अपना देखो 20 सेंटीमीटर आ गया। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ रहा होगा, सर पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ के बाहर है। लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल्स पे कमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए अपनी फिजिक्स में, तब जाके फिजिक्स से हमें प्यार होएगा। बिल्कुल फिजिक्स तभी हमें अच्छी लगेगी जब एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डीपली से और अच्छे से समझ पाएंगे। किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर सब बताने की भी हमें इस क्वेश्चन को कैसे करें, आप आराम से खुद ही उसे क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, हैंडल कर लोगे। ठीक है, चलो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा निकाय की संतुलन की अवस्था। ये तो था आवेश की संतुलन की अवस्था, अब बात करेंगे हम निकाय के संतुलन की अवस्था। निकाय के संतुलन की अवस्था, सर निकाय कैसे संतुलित रहेगा, उसके लिए हम क्या करें कि निकाय संतुलन में हो जाए, पूरा का पूरा निकाय संतुलन में हो जाए। इसमें तो केवल एक आवेश की बात करी है। अब निकाय संतुलन में कब रह सकता है, जब सभी आवेशों पे परिणामी बल क्या हो 0 हो जाए, अलग अलग आवेश जितने भी हैं। तो एक बार थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो 1 मिनट बची है बस अभी। तो मैं थोड़ा सा एक बार टॉपिक को बना के और बता देता हूँ। इस टॉपिक में अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो आप आराम से लाइव क्लास में इस टॉपिक को पूछ लेना, या फिर मैं तो ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है। अपन एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस हैं उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ना वो रहेगा आवेशों के निकाय की संतुलन की अवस्था। आवेशों के निकाय की संतुलन की अवस्था। आवेशों के निकाय की संतुलन की अवस्था। सर अभी जो आप करवा रहे थे वो तो करवा रहे थे बिंदु आवेश के संतुलन की अवस्था, अभी निकाय के संतुलन की अवस्था क्या बोला है। तो देखो अपने को क्या करना है, मान लो मैं ऐसे एक स्क्वायर बना लेता हूँ, जरूर नहीं कि स्क्वायर ही हो, मैं एक लाइन भी बना लेता हूँ। इस लाइन पे एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक तीसरा आवेश ला के रख दिया। यहाँ पे भी आप रख लिया प्लस Q है, प्लस Q है, प्लस Q है, प्लस Q है। अभी ये निकाय है ना संतुलन की अवस्था में नहीं है, कुछ चेक कर लो आप। उसमें भी हम चेक करेंगे निकाय संतुलन। निकाय का मतलब, निकाय संतुलन का मतलब होता है कि सभी आवेश से परिणाम में 0 होना चाहिए। इस पे ये भी इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, ये भी बाहर की तरफ लगाएगा। सेम इस पे भी देखो, ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, ये भी इधर लगाएगा, ये तो सब फैल रहे हैं, ये संतुलन की अवस्था में नहीं है। 2 आवेश जब समान प्रकृति के हैं तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, प्लस माइनस है तो भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं।
लेकिन परिणामी 0 होना चाहिए। परिणामी का मतलब जितना बाहर की तरफ बल लगे उतना वापस अंदर की तरफ भी लगना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे। और सभी आवेश पे होना चाहिए, इस निकाय का जितने भी निकाय हैं उस पे पूरे आवेशों पे परिणामी बल 0 होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।